खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आजकल इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दुनिया के अंदर। यूक्रेन रशिया की जंग, ये गाज़ा में इजरायली मिलिट्री एक्शन आफ्टर 7 अक्टूबर लास्ट ईयर, जब हमास ने हमला किया, एक सरप्राइज अटैक। और उस अटैक में कई उन्होंने इजरायली जो हैं नहत्ते, यानी नॉन कम्बैटेंट, उनको भी मार दिया। तो उसके बाद ये जंग चल रही है। इन हालात में यूनाइटेड नेशंस का एक अहम रोल है। लोग कहते हैं जी ये इंस्टीट्यूशन जो है ये बेकार हो गई है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये इट्स नॉट ट्रू। बात यह है कि दुनिया में वर्ल्ड गवर्नमेंट कोई नहीं है। रिमेंबर, देयर इज़ नो वर्ल्ड गवर्नमेंट। The nearest we come to a world sort of organization is the यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनाइटेड नेशंस ही कहा जाता है। हाँ जी, इस्टेब्लिश्ड इन 1945। मकसद इसका था यूनाइटेड नेशंस का कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो इतनी बड़ी तबाही हुई थी, ये दोबारा कभी ऐसी एक वर्ल्ड वॉर या वॉर्स हो ही ना। और उसको कामयाब होने के लिए उस ज़माने की जो दो सुपर पावर्स थी, उनकी कोऑपरेशन बड़ी ज़रूरी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द सोवियत यूनियन। लेकिन ट्रेजिकली हुआ ये कि शुरू में जब ये यूनाइटेड नेशंस का वो फ्रेमवर्क बन रहा था, चार्टर बन रहा था, तो सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों की इसमें लीडिंग अपना इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो हैं, उनकी डेथ हो गई, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की, आई थिंक 12 अप्रैल 1945 को। और वाइस प्रेसिडेंट ट्रूमैन सक्सीडेड हिम। तो ट्रूमैन के ऊपर जो है ना, उस ज़माने में रिपब्लिकन कंजर्वेटिव थे, उनका असर बहुत था। और ट्रूमैन खुद भी एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन थे, वेयर एज रूजवेल्ट वॉज अ ट्रू लिबरल। ये इसमें फ़र्क है। तो उसके बाद बजाय कि सोवियत यूनियन को ऑन बोर्ड रखा जाता, यानी इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए और पीस के लिए, अमन के लिए काम किया जाता, हुआ इसके बरक्स। वो ये हुआ कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई। और कोल्ड वॉर के दौरान हम देखते हैं कि दुनिया के जो ममालिक हैं एशिया और अफ्रीका के, उन पे बहुत ज़ोर था कि या वो ये वेस्टर्न जो है कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक ब्लॉक का साथ दें, या वो सोवियत यूनियन लेड ब्लॉक जो था, वॉर्सो पैक्ट और ये और वो। उधर नेटो बन गई थी, मिलिट्री पैक्ट। इधर उन्होंने वॉर्सो बना लिया था, ईस्टर्न यूरोप और रशिया एज द लीडर। चाइना भी इमर्ज कर गया एज अ कम्युनिस्ट मुल्क। इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, बेसिकली लिबरल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। ये मेजर पावर्स थी। जापान था, एक हद तक पाकिस्तान भी उस ज़माने में ही कायम हुआ साथ साथ ही, और भी कई मुल्क आज़ाद हुए। तो कोल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड नेशंस का जो रोल होना था ना, पीस बिल्डिंग, वो कामयाब ना हो सका। और कई जंगें इन्होंने रोकी भी। सीज़ फायर करवाया पाकिस्तान की और इंडिया की जो जंग हुई थी 47-48 में कश्मीर पे, फिर दोबारा 65 में, और फिर 71 में। इसके अलावा कई और जगह पे यूनाइटेड नेशंस ने अपना रोल प्ले किया। सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इस पे मैं आता हूँ अभी, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली पे। तो उसमें ये है कि अलबत्ता इस दौरान
अमेरिका ने अपनी मनमानी करते हुए वियतनाम पे तबाही कर दी। हाँ जी। और जो ये सुपर पावर्स थी, ख़ास तौर पे ये अमेरिकन, इन्होंने हर जगह पे अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें भी बदली और लोगों को तंग भी किया हर जगह पे। इंडिया में भी मैं समझता हूँ इन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। खालिस्तान मूवमेंट का एक सपोर्ट जो थी वो ये ओवल, वो है जो है इनका चैम्बर्स, वहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व था, मुझे खुद खालिस्तानियों ने बताया था उस ज़माने में। तो ये इस तरह के बात करते रहे। ईरान के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट डॉक्टर मुसद्दक की, ये अमेरिकन CIA ने, और ख़ास तौर पे MI6 ब्रिटिश जो फॉर्मर कलोनियल पावर है, इसी तरह फ्रांस ने अफ्रीका के अंदर अपनी पसंद की हुकूमतें बनाई, गिराई, ये सारा कुछ होता रहा है। लेकिन अब सिक्योरिटी काउंसिल जो बनी थी उसका ये था रोल कि इट शुड इंश्योर पीस इन द वर्ल्ड। जनरल असेंबली का काम था कि यूनेस्को, यानी ये जो है हेल्थ और इन किस्म की चीज़ों में, और एजुकेशन, और ये बाकी डेवलप, ह्यूमन राइट्स का अपना एक फार्मूला बना था कि वो उन पे काम करेंगे। लेकिन जो मेन बॉडी बनी थी वो थी सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर्स थे उनको वीटो का राइट दिया गया। वीटो का मतलब है कि अगर एक इशू आता है और अगर पांचों उसमें एग्री कर जाएं तो सिक्योरिटी काउंसिल मिल के फिर उस पर एक्शन लेती है। लेकिन अगर पांचों मेंबर्स में से एक भी अपना वीटो एक्सरसाइज कर दे तो वो नहीं हो सकता। चाइना को इन्होंने एडमिट तो कर ही लिया था 1949 में, लेकिन यानी फॉर्मल मेंबरशिप, लेकिन फुल मेंबरशिप 71 में शायद इन्हें मिली, जब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ज़रिए पिंग पोंग डिप्लोमेसी शुरू की और चाइना और अमेरिका का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ। सो फ्रॉम 71 चाइना ऑल्सो हैज़ द राइट टू वोटो, राइट टू एक्सरसाइज वीटो। कौन कौन है वीटो राइट होल्डर्स? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पहले सोवियत यूनियन होता था, अब वो रशिया हो गया, एंड द फिफ्थ इज एन एशियन नेशन, चाइना। दुनिया तब से बहुत बदल गई है और हम देखते हैं कि लैटिन अमेरिका में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनकी इकोनॉमीज बढ़ रही हैं, इलाके में उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ रही है। कहा जाता है कि ब्राज़ील इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। हमारे एशिया के अंदर जो कैंडिडेट और ऑब्वियसली नज़र आ रहा है वो तो इंडिया ही है, कि चाइना के बाद इंडिया को भी एडमिट होना चाहिए, एंड आई एम इन फेवर ऑफ इट बाय द वे। मैं नहीं समझता कि कश्मीर का इशू अगर चाहे इंडिया ना भी रिजॉल्व हो तो पाकिस्तान की मर्ज़ी से वो उस तरह ही हल होगा जैसे वो चाहते हैं। अगर पाकिस्तान वांट्स टू लिव अंडर अ डिल्यूजन इल्यूजन, दे आर वेलकम टू डू इट। दुनिया ऐसे नहीं आगे बढ़ती। हाँ जी। और अफ्रीका में भी कौन सा मुल्क है जो आगे बढ़ना चाहिए, मुझे एकदम नज़र नहीं आ रहा। सबसे बड़ा मुल्क शायद नाइजीरिया है, लेकिन उसकी कोई वैसे इकोनॉमी स्वाय ऑयल वेल्थ के कोई इतनी बड़ी नहीं है। साउथ अफ्रीका है तो वो इज़ अनदर कैंडिडेट, लेकिन वहाँ पे भी द इकोनॉमी इज़ नॉट इन अ गुड स्टेट। और वो एक पावर भी तो होती है ना, मिलिट्री इकोनॉमिक पावर, वो अभी तक अफ्रीका में किसी की नहीं है। लेकिन अफ्रीका शुड ऑल्सो बी इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल का प्रॉब्लम ये है कि जो जब ये बनी थी यूनाइटेड नेशंस, तो इसके जो 5 मेंबर बने थे एक्सेप्ट फॉर चाइना, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विक्टर्स थे, दोज हु हैड वन द वॉर। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जंग के बाद जर्मनी बहुत बड़ी इकोनॉमी बनी, लेकिन उसके पास अपना सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप नहीं है। ना इंडिया की है जो कि बहुत बड़ा मुल्क था, लेकिन अभी उस ज़माने में उसके पास वो, चाइना को इन्होंने इंक्लूड कर लिया था कि क्योंकि किसी एशियन मुल्क को तो इंक्लूड करना था टू मेक द यूनाइटेड नेशंस ए सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल, ऑल ना सही तो मोस्ट कॉन्टिनेंट्स। अफ्रीका फिर भी नहीं था उसमें
रिप्रेजेंटेड, और आज तक नहीं है। तो ये जो है ना एक इम्बैलेंस, अब ये है कि अमेरिकन और ये नहीं चाहते कि ये सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपैंड हो। चाइना शायद नहीं चाहता कि इंडिया हो। अगर चाइना और इंडिया मान जाएं तो बाकी तो जो मेंबर्स हैं वो इंडिया को बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, बट द अमेरिकन आर स्टिल नॉट फुली बैकिंग इंडिया, क्योंकि उनका अपना तरीका होता है कि हमारी मर्जी जो है वो हर हालात में प्रिवेल करे। तो वो तो ये बाकी तीन चार को भी नहीं मानते, ख़ास तौर पे रशिया को। तो इंडिया को इंक्लूड करने में रशिया एक ग्रुप हो सकता है, ब्रिटेन हो सकता है, फ्रांस भी हो जाएगा। द प्रॉब्लम विल बी चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। खैर, एनी हाउ दैट्स इट। इन हालात में हम देखते हैं कि जब ये जंगें हुई तो जो उस ज़माने के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऑफिस है। उनका रोल ख़ास तौर पे डाग हैमरशोल्ड जो स्वीडन से थे, उनका बड़ा प्रोमिनेंट रोल रहा है। हम अगर आगे बढ़ें तो कोफी अनान जो थे उन्होंने भी अपना रोल, उन्होंने जब ये मिस्टर बुश ने 2003 में इराक पे हमला किया था तो उसको ऑन रिकॉर्ड है कि दैट अटैक वाज अनलॉफुल। अब जो आजकल के हमारे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, बीच में से वो बैंक की मून भी रहे जो साउथ कोरियन थे, उनका भी ही प्लेड इज रोल वेल। लेकिन आजकल हैं अंटोनियो गुटेरेस। अंटोनियो गुटेरेस मैं समझता हूँ बहुत एक कॉन्शियंशियस, बड़े स्ट्रॉन्ग विल्ड, जस्ट मैन, अ काइंड मैन, अ केयरिंग मैन है। उन्होंने हर जगह पे स्टैंड जो है वो कमज़ोरों के हक में लिया है। अंटोनियो गुटेरेस जो हैं ये पहले पोर्चुगल पॉलिटिशियन थे, डिप्लोमेट भी रहे हैं, और ये वहाँ की सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे। ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो ऑफ पोर्चुगल फॉर अ वाइल। हाँ जी। अब ये 2017 से यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। और इन्होंने जो ये यूक्रेन पे भी स्टैंड सही लिया, और अब ये स्टैंड जो है इनका ख़ास तौर पे गाज़ा में जो ये बॉम्बिंग हो रही है और डिस्क्रिमिनेट किलिंग हो रही है, वर्ल्ड ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस जजमेंट के बाद तो ये और भी मजबूत हो गया है कि हमास के बहाने से आप जितने भी आपको बम्बार्डमेंट करके मार देते हैं। अभी कल एक आईटीवी जो ब्रिटिश ये ये चैनल है, उन्होंने एक क्लिप भेजी है जो कि किस तरह जब ये फ़लस्तीनी एक वाइट फ्लैग लेके आगे जा रहे हैं। हाँ जी, वाइट फ्लैग का मतलब है अमन, और हमारे पास कोई हथियार नहीं। तो ये इजरायली स्नाइपर्स ने एक उनमें से जो बात कर रहा था पे मैं पैगाम दे रहा था कि वी आर जस्ट गोइंग टू फैच द फैमिली जिसका घर दपा हुआ है, इन्होंने उसको गोली भी मार दी। एनी हाउ, एंटोनियो गुटेरस ने बड़ा सॉलिड स्टैंड लिया है कि हुआ ये है कि अब कहते हैं कि जब ये 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था हमास का, तो कुछ लोग जो यूनाइटेड नेशंस की वहाँ पे ये पीस कीपिंग फोर्स और उसमें इन्वॉल्व थे, शायद लोकल होंगे गाजन्स, उन्होंने कोऑपरेट किया उनके लिए। इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन अब ये बाकी जो मुल्क है ना यूरोपियंस, वो कहते हैं जी इनकी फंडिंग बंद कर दो। तो एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इस तरह तो आप जहाँ पे पहले ही फाका भूख नंग अस्पताल तबाह हो गए हैं, हाँ, इलाज किसी का नहीं हो सकता, आप जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनको भी तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 152 यूएन के जो वर्कर्स हैं वो अब तक इस बम्बार्डमेंट में मारे गए हैं। ही सेज इट इज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ यूएन एम्प्लॉयज़ who have been killed in a conflict. So hats off to a man like Antonio Guterres. He's done his job uh,
as should be the role of a advocate of peace. He is a defender of world peace इस वक्त दुनिया के अंदर, और उन्होंने अपना ये रोल बड़ा अच्छा प्ले किया है। ये सारी बैकग्राउंड में देना चाहता था क्योंकि लोगों को कुछ पता नहीं होता कि अच्छा, जनरल असेंबली जो है उसमें हर मुल्क जो है वो मेंबर है, स्वाय जो एक दो जिन्होंने मेंबरशिप ली नहीं, शायद स्विट्जरलैंड इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, उनका एक अपना करेक्टर है। हाँ जी, इसके अलावा भी कोई मुल्क अगर बाहर हैं तो आई डोंट नो, कोई माइनर से मुल्क हो सकते हैं, बट ऑल अदर स्टेट्स इन द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली, जहाँ पे जो जनरल डिबेट होता है उसमें सबको तकरीरों का हक और वोट देने का हक होता है। और नए मुल्क मेंबर बनाते हुए सिक्योरिटी काउंसिल नहीं बनाती, जनरल असेंबली बनाती है। लेट मी पुट ऑन रिकॉर्ड कि जब इसराइल मेंबर बन रहा था तो इंडिया ने और पाकिस्तान ने उसकी मेंबरशिप के ख़िलाफ़ वोट दिया था। अब तो दुनिया बदल गई है और इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो हम भी उनमें से हैं जो कहते हैं कि इसराइल शुड बी एक्सेप्टेड वेयर इट इज़ नाउ, बट Palestinian rights to their own sovereign state should be also granted with full sovereign rights over their territory, जो भी यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक अग्रीड है, 67 वॉर के जो बॉर्डर्स हैं उसके मुताबिक। बट दिस इज़ ऑफ कोर्स अ मैटर ऑफ निगोशिएशंस। मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का मतलब था कि लोगों को समझा दें कि सिक्योरिटी काउंसिल अपना यूनाइटेड नेशंस क्या है। ये दुनिया की वाहिद वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड असेंबली है जहाँ पे मुल्क मिलते हैं और कई काम जो हैं उनके एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, पीस बिल्डिंग, पीस कीपिंग फोर्सेस हैं। कई छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे हैं, यूएन ने अपनी फोर्सेस वहाँ पे एम्प्लॉय की हुई हैं। इत्तफाकन कई जगह पे इंडियन और पाकिस्तानी मिल के काम करते हैं। गालिबन ये इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कमांडर इन चीफ और पाकिस्तान के जनरल बाजवा भी इकट्ठा काम करते रहे हैं। तो ये अजीब सी दुनिया है कि जहाँ पे इंटरनेशनल मामला होता है तो कोऑपरेशन भी हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे होते हैं, पीस कीपिंग के अमन वहाँ पे रखा जाए। तो यूनाइटेड नेशंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही सिक्योरिटी को काउंसिल को कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने रोके भी हैं और जेनोसाइड के केस होते होते भी रोके गए हैं। तो आई थॉट आई विल मेक दिस वीडियो टू इंट्रोड्यूस टू यू कि ये यूनाइटेड नेशंस क्या है, जनरल असेंबली क्या है, सॉरी, और सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, और सेक्रेटरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का कितना इम्पोर्टेंट रोल है दुनिया में अमन को, पीस को मेंटेन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ऑल द बेस्ट।